पिछले भाग में आपने देखा कि सुनैना और आशीष की पहली मुलाकात महज इत्तेफाक थी। पहली मुलाकात में हुई नोक-झोंक के बाद जहां सुनैना उसे एक इत्तेफाक समझकर भूल चुकी थी, आशीष के दिमाग में इस लड़की की छवि ठहर गई थी। इसीलिए शादी के लिए आ रहे रिश्तों को वो एक के बाद एक ठुकराता जा रहा था। नारायण काका के घर सुनैना को देखने के बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सुनैना से शादी करने का इरादा बना चुका था। इसलिए अपने पिता को लेकर वो नारायण बाबू के यहाँ पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर उसे पहली बार पता चलता है कि सुनैना नारायण बाबू की बेटी नहीं बल्कि उनके बेटे की विधवा है। पटेल बाबू को तो यही लगता था कि सुनैना के विधवा होने की बात सुनने के बाद आशीष अपने कदम पीछे ले लेगा। लेकिन आशीष, उसने तो इरादा पक्का कर लिया था कि वो सुनैना को अपनाने के लिए तैयार है। आशीष की विधवा सुनैना से शादी करने के निर्णय को सुनने के बाद आशीष के माँ बाप चाहकर भी इस रिश्ते का विरोध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके लाख समझाने के बाद भी बात अब उनके हाथ से बाहर निकल चुकी थी। अब आगे। सुनैना, जैसा तुम सोच रही हो, मैं उस किस्म का लड़का बिल्कुल नहीं हूं। मैं सच में नहीं जानता था तुम्हारे ऊपर क्या कुछ गुजरी है। मुझे सच में बहुत दुख है। अगर मैं जानता तो शायद ये बात इस तरह से सबके सामने ना लेकर आता। खैर, अब जब बात आगे बढ़ी गई है तो मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि बेशक मेरे कहने का तरीका गलत हो, लेकिन मेरी भावनाएं गलत नहीं है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूं। उम्मीद है तुम मेरी भावना को गलत नहीं समझोगी। अच्छा तमाशा बनाकर रख दिया तुमने मेरी जिंदगी का। अब यहां आकर सहानुभूति का झूठा नाटक कर रहे हो तुम लड़के हो तो तुम्हें क्या लगता है लड़कियां बाजार में बिकने वाला सामान है जो तुम्हें पसंद आ गई और उसे खरीदने के लिए पिता को साथ लेकर निकल पड़े? मैं कहती हूं, अगर मैं शादीशुदा ना भी होती ना, तो किसने अधिकार दिया तुम लड़कों को अपनी पसंद किसी लड़की के ऊपर थोपने का? मेरे घर पर शादी की बात करने आने से पहले क्या एक बार भी तुमने ये जानने की कोशिश की कि मैं तुम्हारे बारे में या इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती हूँ? क्या तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि एक लड़की की राय शादी जैसे बंधन में तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? खैर, मुझे तुम्हें कोई प्रवचन नहीं देना है, और हाँ, मेरा दुख सुख सब मेरा निजी है। मैं तुम्हें कोई अधिकार नहीं देती कि तुम आकर उन्हें बांटने की कोशिश करो। मेरी शादी एक बार हो चुकी है और दोबारा शादी करने का ना मेरा कोई इरादा है, ना कोई इस किस्म का बेहुदा शौक है मुझे अब सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचना है। मेहरबानी करके मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। तुम इस तरह मेरा पीछा करते रहना तो वो दिन दूर नहीं जब गांव के लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगे और माँ बाबूजी मेरा काम छुड़वा कर मुझे घर में बिठा देंगे। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम मेरे साथ? पहले मेरे घर पर आकर इतना बड़ा तमाशा कर दिया, अब हर दूसरे दिन सड़क पर खड़े होकर घूरते रहते हो। शहर में लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या? पढ़े लिखे हो, हैंडसम हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। देखो, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं अपनी की हुई किसी भी गलती को सही ठहराने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है, लेकिन जो तुम मेरे साथ कर रही हो ना, ये भी गलत ही है। तुम्हारे पति के साथ जो हुआ उसमें तुम्हारा क्या दोष, लेकिन ऐसे अकेले सारी जिंदगी बिताना तुम्हारे लिए किसी सजा जैसा हो गया है। अरे मैंने कहा ना पीछा छोड़ो मेरा। किसने कहा तुमसे कि मेरे लिए मेरी जिंदगी एक सजा है? मैं अपने हालातों के साथ जीना सीख गई हूं। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जो होना था हो चुका। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है अपनी जिंदगी से। अच्छा, तुम्हें कोई शिकायत नहीं है? इसका मतलब ये जो गांव के लड़के तुम्हारे साथ भद्दी भद्दी बातें करते हैं, उससे भी कोई एतराज नहीं है तुम्हें? क्या ये सब सारी जिंदगी झेलने के लिए तैयार हो तुम? आज तुम्हारी बेटी 7 साल की है, 5 साल के बाद जब वो गलियों से निकलेंगी ना, तो सब उससे भी झेलना पड़ेगा। तुम खुद को तो बदल सकती हो, इस समाज की सोच को कैसे बदलोगी तुम? देखो सुनैना, मैं समझता हूं तुम्हारे पति की मौत को अभी मुश्किल से 2 महीने हुए हैं। ये सब सुनना, दूसरी शादी के बारे में सोचना तुम्हारे लिए इस समय बहुत तकलीफदायक है। लेकिन ये समय इमोशनल होकर डिसीजन लेने का नहीं है, और मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। तुम जितना समय लेना चाहो आराम से ले लो। 1 साल 2 साल मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। और हाँ, मैं कोई सिरफिरा आशिक भी नहीं हूं। हाँ, पहली नजर में तुम्हें देखकर आकर्षित हो गया था तुम्हारी तरफ, लेकिन तुमसे शादी करने का फैसला मैंने किसी आकर्षण में पड़कर नहीं लिया, बहुत सोच समझ कर लिया है। फिर भी अगर तुम मुझसे शादी ना भी करना चाहो तो मुझे तुम्हारा ये फैसला स्वीकार है। हम दोस्त तो बन ही सकते हैं ना। मैं एक अच्छा इंसान हूं ये साबित करने के लिए दोस्ती तो कर ही सकती हूँ मुझसे। ये गांव है और मैं कोई 16 साल की स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूं, किसी की बहू और मां हूं। मुझे तुम्हारी दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं चाहिए, जाने दो मुझे। सुनैना चली गई थी। अगले कई दिनों तक आशीष सुनैना के सामने नहीं आया था। शाम के 7 बजे। बाबूजी, आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही।
क्या बात है, कुछ परेशानी हो रही है क्या आपको? बेटा सीने में दर्द सा हो रहा है, आंखों के आगे बार बार अंधेरा सा छा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप यहाँ पर आराम से लेट जाइए बाबूजी, मैं किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अरे बेटा सर्दियों के दिन है, दिन ढल गया, कहाँ जाएगी अंधेरे में, कल सुबह देखेंगे। नहीं बाबूजी, सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते। कम से कम बाजार वाले डॉक्टर को तो घर पर बुलाकर दिखाई देते हैं, आगे जैसा वो कहे। डॉक्टर को बुलाने के लिए सुनैना बिना दिन और रात की परवाह किए दौड़ते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अभी कुछ दूर ही चली थी कि एक बार फिर गांव के लफंगे लड़के उससे टकरा जाते हैं। अरे भाभी, इतनी रात को सुनसान गली में अकेले अकेले कहाँ भागी जा रही हो? मुझे बुला लिया होता। अरे किसी को मिलने के लिए बुलाया होगा, देर हो रही होगी भाभी को। देखो मेरा रास्ता छोड़ो, मेरे पास तुम्हारी बेहुदी बातों का कोई जवाब नहीं है। अरे हम कोई गलत बात थोड़ी ना कर रहे, हम तो बस पूछ रहे हैं। दिन ढले किससे मिलने के लिए आप चले हैं? ये अंधेरे में दौड़ी जा रही हो, चलो हम छोड़ देते हैं। तीसरे लड़के ने जैसे ही सुनैना का हाथ पकड़ा, पीछे से बाइक की तेज रोशनी लड़कों के चेहरे पर पड़ी और वो हड़बड़ाकर सुनैना का हाथ छोड़कर भाग खड़े हुए। अगले कुछ सेकंड में सुनैना के पास एक बाइक आकर खड़ी हो गई थी। एक जानी पहचानी आवाज सुनकर सुनैना ने नजर उठाकर देखा तो सामने बाइक पर आशीष बैठा हुआ था। इतनी घबराई हुई नजर आ रही हो, सब ठीक तो है ना? सब ठीक नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबूजी को दिल का दौरा पड़ा है, उनका शरीर ठंडा हो रहा है। जल्दी कुछ नहीं किया तो कहीं कोई बहुत बड़ी अनहोनी ना हो जाए, बस इसलिए डॉक्टर काका को बुलाने के लिए बाजार तक जा रही थी। रास्ते में ये लफंगे मिल गए और मुझसे न जाने कैसी कैसी बातें करने लगे। सुनैना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बोलते हुए उसका गला रूंध रहा था। इतने अंधेरे में सुनसान रास्ते से कैसे जाओगे अकेले? बाइक पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम भी उन लड़कों की तरह मौके का फायदा उठाना चाहते हो ना? मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो क्या? बातों में समय खराब मत करो, जल्दी करो। इस समय काका की जान बचाने के लिए समय पर डॉक्टर का उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए कह रहा हूं। सुनैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, वो करे तो आखिर क्या करे। पिता तुल्य ससुर की जान बचाने के लिए समाज की परवाह ना करते हुए सुनैना आशीष की बाइक पर बैठ जाती है और कुछ देर बाद डॉक्टर काका को लेकर अपने घर पहुंच जाती है। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था बेटा, नारायण बाबू को हल्का सा दिल का दौरा पड़ा था। ऐसी स्थिति में ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, मेरी सलाह मानो, इन्हें तुरंत बड़े अस्पताल ले जाओ। लेकिन काका इतनी रात को अस्पताल तो यहाँ से काफी दूर है और घर में कोई है भी नहीं। मुझे गाड़ी चलानी आती है, आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए। तुम कुछ जरूरी चीज बांध लो, मैं घर से गाड़ी लेकर आता हूँ, बस 10 मिनट लगेंगे। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, जल्दी करो। सुनैना की सास, सुनैना और नारायण बाबू अगले 1 घंटे में शहर के अस्पताल पहुंच गए थे। नारायण बाबू को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया गया था। सुनैना की सासू मां नारायण जी के पास बैठी हुई थी और बहू सुनैना बाबूजी के कमरे के बाहर बैठे हुए आंसू बहा रही थी। रो मत, काका खतरे से बाहर है। मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, 2-3 दिन उन्हें अस्पताल में रखेंगे, उसके बाद छुट्टी दे देंगे। पता नहीं हमसे ऐसी क्या भूल हो गई, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ ये सब हो रहा है। पहले देवेश्वर, अब बाबूजी। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का कहना था अगर लाने में थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद आज बाबूजी भी हमें छोड़कर चले जाते। किसकी नजर लग गई हमारे हंसते खेलते परिवार को? सब कुछ तिनका करके बिखरता क्यों जा रहा है? मैं जितनी भी हिम्मत रखने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है भगवान? हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा और बुरा समय तो सभी के ऊपर आता है, और जैसा तुमने कहा अगर वास्तव में कोई काली नजर थी भी तो वो टल गई है। सब कुछ ठीक है, संभालो खुद को। आशीष ने अगले 3-4 दिन अस्पताल में नारायण बाबू की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दवाइयां लेकर आना, जांच करवाना, सबकी जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा आशीष, आपकी इस एहसान का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी? किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं मुझे नहीं पता। मुझे माफ कर देना, मैंने उस दिन आपको कितना भला बुरा कहा। बिना आपके बारे में जाने मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया, और आपने फिर भी एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाया और कभी अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ा। आप सच में एक अच्छे इंसान हैं। आपकी जिससे भी शादी होगी ना, वो लड़की बहुत किस्मत वाली होगी। ठीक है, पति की ना सही, एक दोस्त की जगह तो है ना तुम्हारे जीवन में। अब कम से कम दोस्त होने की परीक्षा तो मैंने पास कर ली है। या अभी भी तुम्हें मेरी अच्छाई पर कोई शक है
तो मैं खुद को साबित करने के लिए और इंतजार कर सकता हूँ। जो बुरे वक्त में साथ निभाए वही दोस्त होता है, इसमें कहने जैसी कोई बात ही नहीं है। नोक झोंक और दुश्मनी से शुरू हुआ रिश्ता अब दोस्ती तक पहुंच गया था, लेकिन सुनैना अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलती थी। अभी भी वो आशीष से सिर्फ उतनी ही बात करती जितनी जरूरी होती। बेमतलब का हंसी मजाक या आड़ी टेढ़ी बातें, ये सब उसकी दोस्ती की सीमा से परे की बात थी। 3 दिन बाद बाबूजी अस्पताल से घर लौट आए थे। इन 4-5 दिनों में सुनैना ने एक बेटे से भी बढ़कर बाबूजी की देखभाल की थी। स्कूल, अस्पताल, घर, बच्चे, सबकी जिम्मेदारी निभाते हुए जैसे वो चक्कर घिन्नी बन गई थी। नारायण बाबू के अस्पताल से छुट्टी लेकर घर आने की खबर पाकर पटेल बाबू, आशीष और आशीष की मां उनसे मिलने के लिए घर पर आए हुए थे। सुनैना ने सबका चाय नाश्ता लगा दिया था। जैसे ही नाश्ता रखकर वो वापस जाने के लिए मुड़ती है, अचानक से उसका सर घूमता है, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। सुनैना बेटा, हे भगवान, ये क्या हो गया? सुनैना, तुम ठीक तो हो ना? सुनैना, लगता है ये बेहोश हो गई है। मैं इसे उठाकर बिस्तर पर लिटाता हूँ। आशीष पानी की छींटे मारता है तो सुनैना को होश आता है। अरे बहू, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कैसे चक्कर आ गया? वो माँ जी, काम के चक्कर में आज सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, लगता है कमजोरी से सर घूम गया होगा। मैं ठीक हूँ, अभी आती हूँ। इतना कहकर सुनैना उठकर जाने लगती है। जैसे ही कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है, एक बार फिर उसका सर चकरा जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। मुझे लगता है कुछ सीरियस है। ऐसे बार बार बेहोश होना साधारण बात नहीं है। उसे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। आशीष का सुनैना को ऐसे बेहोश देखकर गोद में उठाना सुनैना की सास और उसकी मां दोनों की आंखों में बुरी तरह से खटक रहा था। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उस समय सुनैना को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था। घर में कोई और मर्द नहीं था जो इस समय सुनैना को अस्पताल ले जा सकता था, इसलिए सुनैना की सास को साथ लेकर आशीष अस्पताल पहुंच जाता है। सुनैना, कांग्रेचुलेशंस, तुम मां बनने वाली हो। ऐसी हालत में तुम्हें अपने खाने पीने का विशेष रूप से ख्याल रखने की जरूरत है। ज्यादा लंबे समय तक भूखा मत रहना, ज्यादा दौड़ धाम मत करना, थकावट वाला कोई काम तो बिल्कुल नहीं करना है। और हाँ, अपने खाने का विशेष ध्यान देना, बाकी चिंता की कोई बात नहीं है। शायद लंबे समय तक भूखी थी, इसलिए कमजोरी से चक्कर आ रहा होगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे डॉक्टर, क्या फालतू की बात कर रही हो? ढंग से चेकअप करो ना। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे मां बन सकती है? विधवा है ये। मेरे बेटे को मरे 2 महीने से ऊपर हो गया। तो शायद बच्चा 2 महीने पहले का होगा। इस समय मैं कुछ नहीं कह सकती। मैंने वही बताया जो रिपोर्ट्स में है। सटीक जानकारी तो सोनोग्राफी से ही मिल पाएगी। ये क्या गुल खिलाया तूने? हाँ, अरे मेरा बेटा तो दूसरा बच्चा चाहता ही नहीं था, पर यह कहां से हो गया? मुझे तो लगता है ये उसका है ही नहीं। आजकल किसे तेरे दुख दर्द ज्यादा दिखाई दे रहा है? सब पता है मुझे। सच बता, क्या किया है तूने? हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। अरे हमारी खानदान की ना सही, अपनी बेटी का तो लिहाज किया होता। माँ जी, कितनी घटिया बात करी आप। मुझे कुछ नहीं पता ये कब हुआ। पिछले कई दिनों से मुझे कमजोरी लग रही थी, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि खुद का ध्यान नहीं रख पा रही थी। उनकी मौत के बाद मुझे होश ही कहाँ रहा अपना। अपना पाप छुपाने की चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो सबके सामने आकर ही रहता है। तू घर चल, अब तो सबके सामने बात होगी। सुनैना की सास उसे घसीटते हुए डॉक्टर के कैबिन से बाहर ले आती है। तभी आशीष भी वहां आ जाता है। दिखा दिया तुमने डॉक्टर को? क्या बोले डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? कोई जांच वगैरह करानी हो तो अभी करवा लेते हैं। देखो तो कैसे चेहरा उड़ा हुआ है इसका। और वैसे भी कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इसकी शक्ल पर ही लिखा है। इसे पहले से पता है तूने क्या गुल खिलाया इसके साथ? क्या बोल रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनैना, किस बारे में बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना तुम्हारी रिपोर्ट में? आशीष की बात का सुनैना के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाती है। पूरे रास्ते सुनैना की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और आशीष गाड़ी चलाते हुए उसकी हिचकियों की आवाज साफ सुन पा रहा था, जिसे सुनकर उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। घर पहुंचकर, भगवान के लिए आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठाकर भी मत देखना। खबरदार, जो फिर कभी इस घर की तरफ भी रुक किया तो हम जिए या मरे, लेकिन तुम इस दहलीज को लांग कर कभी इस आंगन में पैर मत रखना। अरे भाग्यवान, ये किस तरह की भाषा में बात कर रही हो तुम आशीष से? भूलो मत इस बच्चे के कितने एहसान है हमारे ऊपर। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत एहसान है। उन्हीं एहसानों का बदला तुम्हारी बहू ने हमारी इज्जत को चौराहे पर उछालकर कब का चुका दिया। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? अरे आखिर हुआ क्या है, कुछ बताओगी भी? दादी माँ,
माँ ठीक तो हो जाएगी ना? जब से अस्पताल से आई है रोती जा रही है। क्या कहा डॉक्टर ने? रानी बेटा मुझे कुछ नहीं होगा, तो अपने कमरे में जा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है माँ। अब कोई मुझे बताएगा कि आखिर हुआ क्या है? आशीष बेटा तुम ही बताओ, आखिर ऐसा क्या हो गया? मैं खुद नहीं जानता काका, मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो काकी मुझ पर ऐसे इल्जाम लगा रही है। सुनैना माँ बनने वाली है। अरे बच्चा है इसके पेट में, अब आप ही बताइए। हमारे देवेश को गए तो कितना समय हो गया, अब ये बच्चा कहाँ से आया? पहले इस लड़के का सुनैना के लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आना, उसके बाद आपकी बीमारी के बहाने से हमारे घर में आने जाने का रास्ता बनाना, ये सब चाल है इस लड़के की। और ये लड़का तो पराया है, हमारी अपनी बहू। ये कैसी बेहूदी बात करी आप? इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती है हमारे ऊपर? जैसा आप बोल रही हैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं है मेरा और आपकी बहू का। मैं मानता हूं अनजाने में सुनैना को आपकी बेटी समझकर उससे शादी करने की इच्छा जताई थी मैंने, लेकिन ये बात तो तभी खत्म हो गई। मैं आज भी सुनैना से सिर्फ एक दोस्त होने के नाते बातें करता हूँ, इससे ज्यादा हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है। देख लिया सुनैना कैसे पलट गया ये अपनी बात से। अरे अपने बच्चे को अपनाने से भी इनकार कर दिया इसने, अब और क्या सुनना बाकी रह गया? मैं अभी बता देती हूँ, किसी और की गंदगी मेरे घर में नहीं पलेगी। ये बच्चा दुनिया में नहीं आएगा बस। अभी तो बात घर की घर में है। अरे बिरादरी में 4 लोगों को पता चलेगी ना तो लोग थूकेंगे हमारे मुंह पर। किस किस को समझाते फिरेंगे कि बेटे की मौत के बाद बहू की गोद में बच्चा कहाँ से आ गया? ये सच नहीं हो सकता, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकता। बोल सुनैना ये झूठ है, कह दे तू पेट से नहीं है। बाबूजी मैं पेट से तो हूँ, लेकिन ये बच्चा आपकी बेटे का है। मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग। अरे मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप लोग मेरे बारे में इतनी घटिया बात करेंगे। हम घटिया बात कर रहे हैं, और जो तूने कर्म किया उसका क्या? सुनैना रो रो कर अपनी बेगुनाही सबको सुना रही थी, लेकिन सास ससुर अभी भी उसे शक की नजरों से देख रहे थे। क्या सुनैना साबित कर पाएगी कि ये बच्चा आशीष का नहीं देवेश का है? क्या ये कलंक उसके माथे से मिट सकेगा? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।